माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। सोलर सिस्टम, सौर परिवार की हमारी दूसरी क्लास पहले हम बता चुके थे, कल की वीडियो में आप देख सकते हैं। उससे आगे चलते हैं। देखिए, हमने कल लास्ट छोड़ा था कि ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। अब जो सबसे पास में है वो सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सबसे पास में कौन है? सबसे पास में आपका मरकरी, यानी कि बुध। तो ये सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपका कौन सा है? वीनस, यानी कि शुक्र। अब ऐसा क्यों है कि शुक्र सबसे गर्म क्यों है? वो इसलिए, इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो बुध ग्रह है इसका एक हिस्सा सूर्य की तरफ रहता है ज़्यादातर, और दूसरा हिस्सा सूर्य की तरफ नहीं आता, जिसकी वजह से एक तरफ इसका तापमान ज़्यादा होगा और एक तरफ इसका तापमान कम होगा। तो अगर एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे तो वो शुक्र ग्रह से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बैठता। जबकि शुक्र ग्रह क्या है, इस पे पूरे पे सूर्य की किरणें रहती हैं, पूरे उस पर ये तापमान ज़्यादा रखता है। दूसरा, शुक्र ग्रह पे 98% CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, शुक्र ग्रह पे आपका 98% क्या है? CO2 गैस है, जिसकी वजह से अब ये CO2 गैस क्या करती है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है? CO2 गैस की प्रॉपर्टी होती है कि ये आपका हीट को क्या कर लेती है? बहुत जल्दी कैप्चर करती है और आसानी से छोड़ती नहीं है। तो ये टेम्परेचर को ज़्यादा मेंटेन करके रखती है। इसीलिए ब्रह्मांड का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा? शुक्र होगा। अब इसको गर्म होने की वजह से ये आपका ज़्यादा चमकता है। तो इसके कई चीज़ें हैं, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, सबसे चमकीला ग्रह। ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन यूनिवर्स। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो आपका क्या आएगा? शुक्र आएगा, यानी कि वीनस। क्योंकि इसका जो है टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा चमकता है। ठीक है। दूसरा, इसमें और भी बनेंगे, इसके कुछ उपनाम भी हैं। इसको जो है मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुबह के समय और शाम के समय पे क्या आता है? चमकता है। इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी कहते हैं। सुबह का तारा और शाम का तारा, भोर का तारा और शाम का तारा। तीसरी चीज, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सिस्टर ऑफ अर्थ। अब एक चीज और याद रखना कि जो बुध और शुक्र हैं, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, इनकी कोई सैटेलाइट या कोई भी मून नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र के कोई भी मून नहीं है। चंद्रमा, मून बोले तो चंद्रमा, यानी कि उपग्रह। जैसे पृथ्वी, अब पृथ्वी के चंद्रमा की बात करें तो पृथ्वी के कितने चंद्रमा हैं? एक चंद्रमा है। यानी कि पृथ्वी के कितने ग्रह हैं? उपग्रह हैं? एक उपग्रह है। अब उपग्रह क्या होता है? जो जिस ग्रह का उपग्रह है वो उसके चारों ओर क्या करेगा? घूमेगा। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना है कि जो सबसे पास में है वो सूर्य के चारों ओर घूमने में सबसे कम समय लेगा। यानी कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय कौन लेता है? बुध लेता है, मात्र 88 दिन। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे एक साल जो होती है, 1 ईयर जो होता है अर्थ पे 1 ईयर कितने का होता है? 365 दिन का। जबकि
बुध पे 1 साल जो होगी वो कितने दिन की होगी? 88 दिन की होगी। ये 88 दिन में, मात्र 88 दिन में सूर्य के चारों ओर क्या हो जाता है? घूम जाता है। ठीक है ना? अच्छा, अब एक चीज और याद रखना कि इनको कुछ उपनाम दिए हुए हैं, तो इनके उपनाम की बात करते हैं। ठीक है ना? पहले आते हैं आपका बुध की। बुध की अगर बात करें तो बुध को कहते हैं आपका व्यापार का देवता, गॉड ऑफ ट्रेड, व्यापार का देवता, गॉड ऑफ ट्रेड। जैसे आप कभी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपका हाथ देख के बताता है कि आपका कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा कमज़ोर है, फिर आपको उसी के हिसाब से वो बताता है कि आपको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो जिसका बुध ग्रह मजबूत होगा उसको जो है व्यापार करने की सलाह दी जाती है। कोई भी व्यापार करेगा तो उसका व्यापार चलेगा। तो इसको बोलते हैं गॉड ऑफ ट्रेड। इसकी बात करें वीनस की, तो वीनस को बोलते हैं आपका गॉड ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य का देवता, गॉड ऑफ ब्यूटी। अब ये जो नाम रखे गए हैं, जिनके हम नामों की बात कर रहा हूं मैं, ये यूनानियों ने रखे थे इनके नाम। ठीक है ना? यूनानी जो लोग थे वो इनको देवताओं के रूप में पूजा करते थे, तो उन्होंने इनको नाम दिए हुए हैं। ठीक है? तो इसको बोलते हैं सौंदर्य का देवता, गॉड ऑफ ब्यूटी। अब गॉड ऑफ ब्यूटी की बात करें तो थोबड़े की ब्यूटी नहीं, कभी थोबड़े की ब्यूटी देव। ठीक है ना? थोबड़ा कैसे भी हो, उससे ब्यूटी से मतलब नहीं है। ब्यूटी का मतलब होता है यहाँ पे प्योरिटी, यानी कि इंटरनल ब्यूटी। ठीक है? यहाँ बात होती है आपका इंटरनल ब्यूटी की, तो इसको बोलेंगे सौंदर्य का देवता। अब इस पे अर्थ पे आते हैं। अर्थ का जो है इसको बोलते हैं आपका नीला ग्रह। क्या बोलेंगे? नीला ग्रह, यस, ब्लू प्लेनेट। पृथ्वी क्या है? ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह। क्यों? क्योंकि अर्थ पे लगभग आपका 71% क्या है? पानी है। अब जब ऊपर से जब स्पेस से इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा, इसीलिए इसको बोला जाता है नीला ग्रह। ठीक है? मार्स की बात करें तो ये आपका कलर्स के आधार पर अगर चलें तो इसको कहा जाता है लाल ग्रह। ठीक है? मार्स को बोलते हैं लाल ग्रह। अब लाल ग्रह क्यों है ये? क्योंकि इसकी जो सरफेस है, इसकी सरफेस पर रेड ऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? आपका लाल कलर की है। ठीक है? यहाँ की मिट्टी जो है वो कैसी है? लाल कलर की। तो अभी मैं केवल उपनाम की बात कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं आपका लाल ग्रह, या अगर यूनानी उसमें चले तो इसको बोलते हैं युद्ध का देवता, युद्ध का देवता, गॉड ऑफ वॉर। इसको बोलते हैं गॉड ऑफ वॉर। ठीक है? जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपका जो जुपिटर की अगर बात करें तो जुपिटर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका जुपिटर। ठीक है? बृहस्पति, हिंदी में बोलते हैं इसको बृहस्पति। और आकार में सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा कौन होगा? बुध। सबसे बड़ा है आपका जुपिटर और सबसे छोटा है आपका बुध। इसको अगर, इसके भी दो उपनाम हैं। इसको एक तो बोला जाता है लाल धब्बों वाला ग्रह। अब इस पे देख रहे हैं ना आप, ये लाल धब्बे से जो देख रहे हैं,
रेड स्पॉट प्लेनेट। अब लाल धब्बे क्यों हैं? क्योंकि यहां पे जो है गहरे गहरे खड्डे हैं, ठीक है, इसकी सरफेस पर क्या है, गहरे गहरे खड्डे हैं, जिनकी वजह से ये सरफेस ऊबड़ खाबड़ और रेड कलर की दिखाई देती है। तो इसमें आपने धब्बे दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको रेड स्पॉट प्लेनेट, ठीक है। और एक तो हो गया इसका नाम आपका क्या, रेड स्पॉट प्लेनेट। एक इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं देवताओं का देवता। देवताओं का देवता, गॉड ऑफ गॉडेस, गॉड ऑफ गॉडेस, देवताओं का देवता। सैटर्न की बात करें, शनि, ठीक है ना। शनि की एक बात सुन लीजिएगा पहले आप ना, जैसे आप देखते हैं कोई आपको बताता है कि आपका शनि खराब चल रहा है, तो आप जाइए शनि देवता पे जाके तेल चढ़ाइए या वो करिएगा। शनि कोई देवता ही नहीं है, ठीक है ना। शनि कोई देवता नहीं है। जो आप मूर्ति देखते हैं, मंदिर देखते हैं, कोई देवता नहीं है शनि। शनि क्या है? शनि केवल एक ग्रह है, ठीक है ना। और हर ग्रह की जो है अपनी एक रेडिएशन होती है, हर ग्रह की अपनी क्या होती है, एक रेडिएशन होती है, जो आपका इम्पैक्ट डालती है, आपका सही इम्पैक्ट भी डालती है और गलत इम्पैक्ट भी डालती है, ठीक है ना। हमें जो नग पहनाए जाते हैं, या वो कह देते हैं, अब कोई आपको गए किसी के पास में अलग अलग तरीके के नग अंगूठे पहना दी, अब ये थोड़ी है इनको पहन के और बैठ जाओ, चलो भाई काम हो जाएगा सब, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये केवल किस लिए पहनाए जाते हैं कि इनसे जो रेडिएशन आ रही है, वो रेडिएशन जो आपकी बॉडी पे नेगेटिव प्रभाव डालेगी, उसको क्या कर देती है, वो रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे कि वो आपकी बॉडी पे नेगेटिव प्रभाव ना डाले। ये नहीं है कि वो पहन लिया तो आपका काम बन जाएंगे, सारे मजे आ जाएंगे, अब घर बैठ जाओ सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो शनि की बात करें, अच्छा शनि आपको देखो हर सब जितने भी ग्रह हैं सब में ये अलग नजर आएगा, ठीक है ना। इसके आप चारों ओर क्या देख रहे हैं, ये रिंग देख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं विलय, ठीक है ना। अब इनकी संख्या क्वेश्चन में एक बार पेपर में आ चुका है कि इनकी संख्या कितनी होती है, इसके चारों ओर विलय जो हैं, ठीक है। हाँ, शनि ग्रह के चारों ओर विलय जो हैं वो है आपका 10, इसके चारों ओर 10 विलय हैं, जिनकी वजह से ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, ठीक है ना। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत प्लेनेट कौन सा है, तो वो क्या है, सैटर्न है, ठीक है ना। सबसे ब्यूटीफुल प्लेनेट जो है वो आपका क्या है, सैटर्न है। अभी यहीं पे बात करेंगे, पहले थोड़ा सा वापस ही मंगल पे आते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल पे आपका 2 उपग्रह हैं, मंगल के 2 उपग्रह हैं। जैसे हमने बात करी स्टार्टिंग से, अगर बात करें एक उपग्रह की, इसका कोई भी उपग्रह नहीं था, ठीक है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके कितने उपग्रह हैं, 2, ठीक है ना। इसके कितने उपग्रह हैं, 1। पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थ से चंद्रमा का कितने प्रतिशत हिस्सा दिखाई देता है। ये डीएसएसबी में भी क्वेश्चन आ चुका है और एक बार एसएससी में भी आ चुका है। हाँ, पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत हिस्सा दिखाई देता है। पूरा चांद कभी नहीं दिखाई देगा, यानी कि फुल्ली 100% कभी दिखाई नहीं देता। तो आपसे पूछेगा कि कितने प्रतिशत चांद का हिस्सा दिखाई देता है, तो चांद का जो हिस्सा दिखाई देता है वो मात्र हमें 59%, ठीक है। कितने प्रतिशत, 59%, केवल हमें 59% ही उसका हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है। अब अर्थ की तो खैर बहुत बड़ी बात है, अर्थ तो चलता ही रहेगा, अर्थ तो बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर तो हम सारे पढ़ेंगे। मंगल पे आ जाइए।
अभी जितने भी आप उपग्रह देख रहे हैं, ये जितने भी ग्रह देख रहे हैं, जीवन जो है अभी तक वो किसके ऊपर है? अर्थ के ऊपर है। ठीक है, बाकी की खोज चल रही है कि कहाँ पे हो सकता है और कहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है। आज के इसकी बस मंगल की बात करते हैं। मंगल में जो है इसके दो उपग्रह हैं, मैंने बात करी थी आपका दो उपग्रह की। एक का नाम है आपका डेबोस और एक का नाम है आपका फेबोस। इसके दो उपग्रह हैं, डेबोस एंड फेबोस। मंगल के दो उपग्रह हैं, एक आपका डेबोस और एक है आपका फेबोस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को